क्लास 10 ये ज्योग्राफी का 4th चैप्टर का सेकेंड क्लिप है। और फर्स्ट क्लिप में आपने क्या क्या पढ़ा था? पहले फार्मिंग का पढ़ा था, जिसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में जानने को मिला। साथ ही साथ प्लांटेशन फार्मिंग को भी देखा था हम लोगों ने। फिर आप लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न देखा था, राबी, खरीफ और जायद का। उसके बाद जो मेजर क्रॉप्स था, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर, उसमें से क्रेन्स, ये सब प्लांटेशन में ये, नॉन फ्रूट क्रॉप्स में ये, और फ्रूट्स वेजिटेबल, इन सब का हमने वहाँ पे फ्लो चार्ट आपको दिखाया था। इन्हीं सब के बारे में हम एक कॉमन बात बताए थे कि इन सब का क्लाइमेटिक कंडीशन, इनका प्रोडक्शन और रीजन सारे पढ़ने वाले हैं स्क्रिप्ट में। तो वही आज हम फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से उसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा, और यदि नहीं है तो आप PDF डाउनलोड करके उसका पढ़ लीजिए। तो ये देखिए, आपका पहला टॉपिक है मेजर क्रॉप्स में राइस, व्हीट, फिर मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी का, फिर मेज़ और पल्सेज का, सब का यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ है। जैसे राइस में जब आते हैं तो राइस एक खारिफ क्रॉप्स है। इसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से ज़्यादा, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और इसकी खेती ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में होती है। अगर व्हीट में आते हैं तो ये राबी क्रॉप्स है, मतलब ठंडे में इसको उगाया जाता है, और साथ ही साथ इसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको काटने के लिए। रेनफॉल 50 से 75 में भी हो सकता है। और ये भी देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और MP के कुछ हिस्सों में। उस तरह से जब मिलेट्स में आते हैं तो इंडिया में 3 तरह का मिलेट्स उगाया जाता है, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार का देखिए यहाँ पे कंडीशन, बाजरा का और रागी का। ज्वार जो है ये रेनफेड फसल है, और इसके लिए मॉइस्ट एरिया चाहिए, यानी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता हो, क्षेत्र देखे दिया हुआ है। उसी तरह से जब बाजरा में आते हैं तो बाजरा में क्या चाहिए, सैंडी चाहिए, सैंडी क्षेत्र में और सैलो ब्लैक सॉइल में इसकी खेती होती है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी है। रागी में आते हैं तो इसके लिए रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और सैंडी या लोएमी सैलो, सब में ये उगाया जाता है। इसका भी ये क्षेत्र दिया हुआ है, और इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हम मेज़ में आते हैं तो मेज़ खारिफ और राबी दोनों क्रॉप्स है, और फोडर क्रॉप्स भी है, मतलब जानवरों को खिलाने वाला क्रॉप्स भी है। टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री चाहिए, सॉइल अलूवियल चाहिए, और रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ दिया हुआ है। सीड्स अगर HY भी हुआ, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन बेस्ड हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्षेत्र ये दिया हुआ है। उसके बाद पल्स में जब आते हैं तो पल्स खारिफ भी है, राबी भी है। इसके लिए मॉइस्चर कम होनी चाहिए, और ये प्रोटीन सोर्स इसका ज़्यादा होता है इसमें। तो इंडिया में इसका पल्स कौन कौन सा होता है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम, ये सब दाल उगाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर होता है, ये लेगुमिनस क्रॉप्स होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। क्षेत्र देखिए MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और अब हम देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में शुगर केन फर्स्ट है, वाइल्ड सीड्स है, टी और कॉफ़ी है। शुगर केन का देखिए कंडीशन, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब ये गर्मी में भी उगाया जाता है और ठंडे में भी, और इसका क्लाइमेट हॉट भी चाहिए और ह्यूमिड भी चाहिए। टेम्परेचर 21 से 27 चाहिए, रेनफॉल 75 से 100, और सॉइल कोई भी चलेगा, वैरायटी ऑफ सॉइल। क्षेत्र ये रहा। फिर वाइल्ड सीड 3 तरह का, ग्राउंड नट, सीसम और कास्टर सीड्स, इसका दिया हुआ है कंडीशन। ये खारिफ है इन क्षेत्रों में, सीसम भी खारिफ है और राबी दोनों है, तो नॉर्थ साउथ दोनों में इसकी खेती होती है। और कास्टर सीड में खारिफ राबी दोनों है, तो इन दोनों का यानी ग्राउंड नट और कास्टर सीड्स का यहाँ पे दिया हुआ है। इसका खाने में और पकाने में भी यूज होता है। साथ ही साथ मस्टर्ड सॉइल में मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड और सनफ्लावर, ये सभी ऑयल सीड हैं, और इन सब का इस्तेमाल साबुन, कॉस्मेटिक्स, ऑइलमेंट्स बनाने में भी होता है। तो ये भी एक तरह से प्लांटेशन क्रॉप हुआ। टी और कॉफ़ी तो आप जान रहे हैं, दोनों प्लांटेशन क्रॉप है, दोनों का कंडीशन भी दिया हुआ है। कॉफ़ी जो है ये अरेबिका वैरायटी का है, इंडिया का नहीं है। और ये जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, और वार्म क्लाइमेट के साथ साथ फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, मतलब जहाँ बर्फबारी ना हो। साथ ही साथ डीप और बेल्ट रेन सॉइल, गड्ढा भी हो, और बेल्ट रेन मतलब ऐसा कि पानी पड़े तो पानी तुरंत निकल जाए, और ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। इसके अलावा बारिश जो हो वो शॉवर्स की तरह बहुत कम बारिश हो,
ज़्यादा इसमें मजदूर चाहिए, इसलिए लेबर इंटेंसिव है। और ये टी गार्डन्स में उपजाया जाता है क्षेत्र असम, तमिलनाडु, केरला और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। इसी तरह से कॉफ़ी में देखें क्लाइमेट वार्म और फ्रॉस्ट फ्री, सेम उसी की तरह ये भी इसी की कंडीशन यहाँ भी है, लेबर इंटेंसिव है, क्षेत्र कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अब देखिए नॉन फूड क्रॉप का कंडीशन। नॉन फूड में रबर आएगा और फाइबर क्रॉप्स में ये कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आएगा। तो रबर का पहला कंडीशन, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, गर्मी में ज़्यादा होता है और ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन में इसको भी उपजाया जाता है। सब ट्रॉपिकल का हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के बारे में हम जिक्र कर चुके 9th में भी। क्लाइमेट कंडीशन मॉइस्ट हो और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, रेनफॉल +200 सेंटीमीटर, और ये सस्ता होता है। और सस्ते के साथ साथ मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए, सस्ता में भी स्किल्ड लेबर। क्षेत्र देखिए ये सारा दिया हुआ है। फाइबर क्रॉप में जब कॉटन में आते हैं तो कॉटन का कंडीशन ये है। खारिफ क्रॉप्स है, 6 से 8 महीना चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, तो डेक्कन प्लेटो में इसकी मात्रा ज़्यादा है। टेम्परेचर हाई, रेनफॉल भी हाई, और कम से कम 210 दिन ऐसा हो जिसमें बर्फबारी ना हो, और साथ ही साथ काटने के समय सनशाइन जो हो पूरी तरह से क्लियर हो। तो इसका क्षेत्र ये सब है। जूट में आता है जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि जूट का जो है हर एक पार्ट उसका काम में आ जाता है। इसका टेम्परेचर हाई चाहिए, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, और सॉइल भी फर्टाइल होना चाहिए। तो ये जो जूट है इसका प्रोसेस भी बुक में दिया हुआ है कि इसको एक बार काटने के बाद पानी में गट्ठर बना के छोड़ दी जाती है, वही जो गट्ठर अलग होता है उससे जूट को निकाला जाता है। इसका क्षेत्र है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और MP। अब इसका देखें यूज जूट का, गनी बैग्स, रोप्स, मैट्स, यार्न और कारपेट के रूप में, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। लेकिन आज प्रेजेंट डे में सिर्फ बंगाल में ही इसकी खेती होती है, इसीलिए इसको पूरे वर्ल्ड में जूट से बहुत ही टफ कंपटीशन करना पड़ रहा है। अब ज़रा इंडिया की खेती को देखते हैं। इंडिया का जो खेती है वो बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है, बहुत पुराने समय से इसकी प्रैक्टिस होते जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कमी है। आज पूरे इंडिया में खेती होती है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोगों को खेत से निर्भरता हट गया और बहुत से को इससे पेट भी नहीं भरता है। तो गवर्नमेंट या लोगों को यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में। तो 2 तरह के रिफॉर्म्स हो सकते हैं, पहला टेक्नोलॉजिकल और दूसरा इंस्टीट्यूशनल। टेक्नोलॉजिकल में क्या रिफॉर्म्स हुआ, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहला रिफॉर्म्स हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में, जो 9th में आपने पढ़ा। फिर वाइट रिवॉल्यूशन के रूप में, ये भी 9th का ही प्रोसेस है, ये गेहूँ और एक चावल का है। उसके बाद 1980 to 1990 के बीच में लैंड को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाई गई। फिर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पढ़ी थी, 9th में पढ़ा हुआ था। फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसके अलावे गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, स्पेशल वेदर बुलेटिन, रेडियो एंड TV प्रोग्राम्स, साथ ही साथ किसानों को ट्रेंड करने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च और यूनिवर्सिटी स्थापित किया। तो ये सब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। अब सोचो क्रॉप इंश्योरेंस, मान लो कि फसल लगाए, पूंजी भी लगाया बट बर्बाद हो गया किसी कारण से, फ्लड से या कीड़ा लगने से या बीमारी से, तो क्रॉप इंश्योरेंस से क्या होगा, उनको नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो यहाँ वो सारा का सारा जो है किसान के टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में ये टॉपिक्स आता है। अब इंस्टीट्यूशनल में आ जाओ। इंस्टीट्यूशनल में कलेक्टिव डिसीजंस, फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, फिर एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी और लैंड रिफॉर्म्स। पहले कलेक्टिव डिसीजन देखिए, पहले क्या होता था, खेतों को एक साथ कलेक्ट करके खेती की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यह कलेक्टिवेशन जो था इसको तोड़ा गया। दूसरा अब क्या हुआ कि जो लैंड होल्डिंग है वही क्या हुआ, बंटना शुरू हुआ। जैसे अगर किसी बाप का 3 संतान है तो ज़मीन का भी बंटवारा 3, फिर अगला उसका 3 पीढ़ी है तो फिर बटेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है, इसमें सुधार लाई गई। तो पहले चलती थी जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा को भी ख़त्म की गई। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1951 में, तो वहाँ से लैंड को रिफॉर्म करने की भी बात की गई। तो इस तरह से चैप्टर 4 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। अगले क्लिप में हम इसका होमवर्क और नोट्स भेजने की कोशिश करेंगे, जब रिवीजन इसका सेंड करेंगे तब। धन्यवाद।